फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में एज यूजुअल हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, न्यू क्रिमिनल लॉस। ये जो 1 जुलाई 2024 से ये जो क्रिमिनल लॉस लागू होने जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ चेंज किया गया, क्योंकि बहुत ही अप्रहेंशन दिखाया जा रहा था एक्सपर्ट के द्वारा कि जो आईपीसी को जो रिप्लेस किया है, सीआरपीसी को जो रिप्लेस किया है, या इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस किया है एक्ट ने, इसमें हो सकता है ऐसा बहुत सारा सेक्शंस है जो कि ठीक नहीं है फ्री स्पीच के लिए। तो भारत सरकार ने क्या क्या चीज़ को चेंज किया और भारत सरकार का क्या दलील है और क्रिटिक्स क्या कहते हैं ये सभी लॉस के ऊपर। तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल है ये। नेक्स्ट एडिटोरियल देखो, पूरी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कार टी सेल थेरेपी एंड CRISPR-Cas9, ये दोनों ही तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इस पर डेवलपमेंट हुआ है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही दुर्लभ है। कैंसर का ट्रीटमेंट ठीक से मिलता नहीं। अभी तक देखो 5 ट्रीटमेंट है बट एफिशिएंट नहीं है, और एक नया ट्रीटमेंट ये आ रहा है तुम्हारा कार टी सेल थेरेपी, जो कि इम्यूनोथेरेपी का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे इम्यून सिस्टम को ठीक किया जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम में कहा जाए तो बी सेल और टी सेल बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ योर WBC। तो कैसे टी सेल को मैनिपुलेट किया जाए, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके रेट्रोवायरस में डाल के, है ना, यानी कि वायरस को एज अ कैरियर बना के फिर बॉडी में इंजेक्ट करना, और फिर बॉडी उस हिसाब से अपना टी सेल एक्टिवेट करेगा। तो बहुत ही टेक्निकल एडिटोरियल है ये, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एंड लास्ट वन, सिंगल हाई टेक्स एग्जाम मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टरली असेसमेंट। बोला कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे मेडिकल एग्ज़ाम हो गया, जेई हो गया तुम्हारा, उसके लिए बीटेक के लिए हो गया, जैसे इंजीनियरिंग के लिए हो गया, तो ज़रूरी है विद्यार्थी लोग कि इस तरह का जहाँ पे बहुत ही रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे पेपर एक भी चोरी होता है तो पूरा विद्यार्थी को फर्क पड़ता है। तो ज़रूरी है कि ये व्यवस्था को ही चेंज कर दिया जाए, और विद्यार्थी का जो आउटपुट है, विद्यार्थी का जो रिज़ल्ट है, उसको चेक करने का तरीका दूसरा होना चाहिए कि विद्यार्थी में कितना क्षमता है। अभी ये भी रॉटन लर्निंग है, एक तो 4 ऑप्शन दे देते हो आप, 4 ऑप्शन में कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी के अंदर क्या एटीट्यूड है, विद्यार्थी सच में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन भी पूरा दुनिया में ही ये मांग उठ रहा है, केवल इंडिया का बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारा जगह पर लागू भी हो गया है। बहुत सारा जगह पर जानते हो ओपन बुक है एग्ज़ाम, कि आपको किताब दे दिया जाएगा और किताब के हिसाब से आप लिख सकते हो। जब दुनिया में इस तरह का थॉट आ सकता है तो वाई नॉट इंडिया। और ज़रूरी है कि जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से क्या क्वार्टरली असेसमेंट नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी लोग का, 2 इयर्स का, 11 और 12 का, और उसके बेसिस पे हम विद्यार्थी को मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में भेज सकते हैं। हाँ, अभी हो क्या रहा है, अभी केवल फोकस कर रहे हैं मेडिकल एग्ज़ाम पे, नीट पे, जेई पे। ये फोकस करने के बदले ये ना करके हम लोग क्या करें कि जो क्लास 11 है, क्लास 12 है, वहीं पे ज़्यादा फोकस करें, और क्वार्टरली असेसमेंट हो 2 इयर्स का, यानी कि 4+4 8 बार क्वार्टरली असेसमेंट हो, और उसमें ज़्यादा वेटेज दिया जाए स्कूल में। समझ गए ना। तो बहुत ही सुंदर एडिटोरियल है ये भी। तो समझते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉस, व्हाट हैज़ बीन चेंज्ड, व्हाट आर द अप्रीहेंशंस। तो सिलेबस देखो यहाँ पे, सिलेबस फ्रॉम UPSC CSE परस्पेक्टिव, GS2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से है, पेपर 1 से ही है, पेपर 2 से है, आई एम सॉरी, पेपर 2 से ही है। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, ये बार बार रिपीट होगा इसलिए अच्छे से समझ लो। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस किया IPC 1860। IPC 1860 बनाने के पीछे जानते हो मैकेले का बहुत बड़ा रोल था। वही मैकेले जिसने एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया का रचा है, समझे। तो भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगा किसको, इंडियन पेनल कोड को, IPC को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये CRPC को रिप्लेस करेगा, जो लेटेस्ट CRPC है वो 1973 का है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। समझ गए स्टूडेंट। CRPC और IPC में क्या अंतर है। IPC में धारा है विद्यार्थी लोग कि इतना इतना जेल होगा, इतना इतना टर्म्स होगा, वो सब IPC में है, समझे, जिसको अब हम लोग कहेंगे भारतीय न्याय संहिता। तो CRPC क्या है,
सीआरपीसी में कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाए आईपीसी तक पहुंचने के लिए। सीआरपीसी का मतलब ही है तुम्हारा प्रोसीजर। देखते हो वर्ड में ही प्रोसीजर है कि नहीं है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कैसे, क्योंकि जो प्रोसीजर है आपका वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होना चाहिए। इट मस्ट बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यदि ठीक से लॉ के हिसाब से फॉलो ना हो तो फिर तो गलत हो जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो जो सीआरपीसी है उसमें क्या कैसे प्रोसीजर फॉलो करके जो भी आईपीसी में धारा दिया है उसको लागू करें। समझ में आ गया ना। और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, जिसको अब कौन रिप्लेस कर रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कि क्या क्या एविडेंस के बेसिस पे आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, क्या क्या एविडेंस के बेसिस पे आप कितना साल के लिए उसको गिरफ्तार करते हैं। जैसे फॉरेंसिक देखो डेटा सब कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल जानते हो ना, आज तो दुनिया बहुत आगे निकल चुका है ना। डीएनए, फिंगरप्रिंट और भी बहुत सारे तरीका है जिसे हम लोग पता चल जाता है कि देखो यही है, मुजरिम यही है, क्योंकि अब तो साइंस बहुत आगे निकल चुका है। ऑल कम अंडर योर इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को कौन रिप्लेस कर रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। समझ गए। हाँ, तो ये तीनों चीज़ इस बार रिप्लेस हो जाएगा। आईपीसी रिप्लेस हो गया, सीआरपीसी रिप्लेस हो गया, और तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो रहा है विथ न्यू लॉ। तो सबसे बड़ा कंटेंशन क्या है, सबसे बड़ा फेयर क्या है कि अब जितना भी ये तौर तरीका है इसमें डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम, क्या हमारा पुलिस सिस्टम रेडी है इस चीज़ के लिए। क्योंकि अभी भी यदि हम पुलिस स्टेशन जाए तो पुलिस स्टेशन है 19वीं सेंचुरी वाला, 20वीं सेंचुरी वाला, जहाँ पे ठीक से दरोगा को, ठीक से ऑफिशियल को डिजिटल वाला चीज़ आता भी नहीं है। तो क्या ये लोग डिजिटली एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, सवाल ये है। क्या इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुका है, क्या भारत इस स्टेज पे आ चुका है कि ये तीनों लॉ को अप्लाई कर दिया जाए हर एक पुलिस स्टेशन में। और जानते हो कि भारत में कितने गांव हैं, जो ऑफिसर है उसको भी ठीक से नहीं पता। और मैं तो कहता हूँ कई ऑफिसर को इसके बारे में भी नहीं पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता क्या, उसमें क्या क्या नया बदलाव आया है। तो सवाल ये है कि क्या भारत का जो पुलिस व्यवस्था है, भारत का जो जुडिशियल व्यवस्था, क्या वो रेडी है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑल्दो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ये चीज़, बात समझे। और बहुत सारे केसेस रजिस्टर भी हो चुके हैं। कुछ केसेस दिल्ली में रजिस्टर हुए थे, कुछ केसेस नीचे महाराष्ट्र में भी रजिस्टर हुए हैं। बस सवाल फिर से वही आएगा, क्या पूरा भारतवर्ष इसके लिए तैयार है, क्या जुडिशरी पूरी तरीके से तैयार है, क्या पुलिस सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो समझो, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, इंडियन पेनल कोड को जो रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये बिल है, अब तो एक्ट बन चुका है। ये 2023 लिखा गया क्योंकि 23 में ये बिल प्रपोज हुआ था, अब तो एक्ट बन चुका है ये। अब समझो इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या इसका क्रिटिसिज्म है। हाँ, क्या क्या इसको मतलब क्या क्या ऐसा लूफॉल्स है इस एक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेररिज्म जो केस है, बच्चे लोग, टेररिज्म केस को 2 तरीके से डील किया जा सकता है। एक भारतीय न्याय संहिता से भी डील किया जा सकता है जिसमें सेक्शन 113 है, 113 सेक्शन 113 के हिसाब से आप टेररिज्म केस को आप डील कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम टेररिज्म के लिए एक दूसरा भी एक्ट है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन, ऐसे कुछ है। इसका मतलब क्या, टेररिज्म से रिलेटेड है, सिंपल बात है। अब बात समझो, जब आपके पास पहले से एक एक्ट है यूएपीए डेडिकेटेड टू टेररिज्म, तो नया सेक्शन लाने की क्या ज़रूरत है। क्रिटिक्स इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब ऑलरेडी आपके पास यूएपीए इतना खतरनाक लॉ है, बहुत खतरनाक लॉ है ना, यदि कोई चला जाए यूएपीए के अंदर तो उसको बेल भी नहीं मिलता है, बहुत ही दुर्लभ है बेल मिलना। जब आपके पास इतना स्ट्रेंजेंट लॉ है पहले से ही, तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 113 को डालने की क्या ज़रूरत है एज पर द क्रिटिक्स। बात समझ में आ गया ना ये। और जानते हो, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ तो उसको चेक करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए जो ऑफिसर होना चाहिए, कम से कम वो एसपी रैंक का होना चाहिए, कम से कम आईपीएस होना चाहिए, आईपीएस से नीचे नहीं होना चाहिए, ड्यूटी वाला नहीं होना चाहिए, ड्यूटी पुलिस नहीं होना चाहिए, दरोगा नहीं होना चाहिए। एसपी है, एसपी से ऊपर रैंक वाला ही ऑफिसर है जो डिसाइड कर सकता है टेररिज्म रिलेटेड क्राइम को।
समझ गए ना? नंबर 1। हाँ, आप जानते हो कि ये यदि कोई भी आदमी टेररिज्म यदि पकड़ा गया तो उसका जानते हो कि या तो डेथ हो सकता है उसको, या फिर जीवन भर कारावास हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। नंबर 1। दूसरी बात देखो, खास चीज़ है ये अच्छी बात है। सेकेंड वाला देखो, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है कि सब आदमी पकड़ के एक किसी को मार दिया किसी रीजन से, हेट्रेट, है ना? ऐसे पहले कोई लॉ ही नहीं था भारत में, तो पहली बार मॉब लिंचिंग को दिशा दिया गया। हाँ, इससे पहले एक राज्य था मणिपुर, जहाँ पे मणिपुर या कोई नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है जहाँ पे मॉब लिंचिंग को लेकर लॉ बना है पहले से ही। मैं जानते हो कि मणिपुर का स्थिति कितना भी खराब है, कैसे लॉ वो लागू होगा, क्योंकि पूरा ही स्टेट ही पूरा डूब पड़ा हुआ है मॉब लिंचिंग में। तो इट्स सो डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट देयर। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक राज्य है, भारत का एक राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग को लेकर एक्ट बनाया है, बट सेंट्रल लेवल पर पहली बार मॉब लिंचिंग को लेके एक लॉ बना है। ये अपने आप में प्रेज़वर्दी चीज़ है, क्योंकि इंडिया में मॉब लिंचिंग बहुत हुआ है रिसेंट टाइम में। अब मॉब लिंचिंग कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया है कि जहाँ पे कोई मर्डर किया जा रहा है, 5 या 5 से अधिक आदमी मिलके यदि मर्डर कर रहे हैं किसी को, 5 या मोर देन 5 पर्सन्स यदि साथ में आके किसी को मार रहे हैं तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। पहली बार भारत में मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया। सबसे खास बात यही है, और ये प्रेज़वर्दी है, ये सराहनीय है कि मॉब लिंचिंग को लेकर आपने लॉ बनाया है, समझा? और जो पेनल्टी होगा, बिल्कुल जो मर्डर के लिए पेनल्टी होता है तो मॉब लिंचिंग के लिए भी वही पेनल्टी होगा। आया समझ में स्टूडेंट? फर्स्ट 1, सेकेंड 1 कंप्लीटेड। और तीसरा देखो, तीसरा भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया गया है? तीसरा ये दिया कि मान लो कोई पिटी क्राइम से, छोटे छोटे जो क्राइम्स, मान लो चोरी करना, थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, है ना, या टिकट गलत तरीके से बेचना, या बेटिंग, गैमलिंग गलत तरीके से करना, तो ये पेटी क्राइम है। अब देखो पहले क्या होता था कि जो छोटे छोटे क्राइम के लिए भी सज़ा बढ़ा था, तो सरकार ने क्या किया, इस क्राइम को क्या किया, इस क्राइम को बड़े नज़र से नहीं देखा, बोला कि कम्युनिटी सर्विस देगा ये लोग और छूट जाएगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, मान लो कोई भी आदमी पकड़ाया, कोई चोरी कर रहा था किसी घर में, तो वो छोटा क्राइम ही हुआ, बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं है, तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि इसको कम्युनिटी सर्विस कर रहा है और उसके लिए उसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, तो उसको कुछ 6 महीना के लिए या कुछ वीक के लिए उसको मेहनत करवाया जाएगा, उसके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, बस काम खत्म, उसको जेल में डालने की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी तुम्हारा जेल ओवर क्राउडेड है, समझ गए? तो देखो वही पेटी क्राइम को डिफाइन किया गया है, जैसे थेफ्ट हुआ, स्नैचिंग हुआ, चीटिंग हुआ, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स हुआ, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग हुआ, ये सब पेटी क्राइम्स है। हाँ, फोर्थ 1 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड डेफिनेशन, चाइल्ड का डेफिनेशन भी तय किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं ना, जैसे कई बच्चे लोग बदमाशी करते हैं, चाइल्ड के डेफिनेशन में आ जाते हैं तो उसको कुछ नहीं होता है, तो प्रॉपर। और देखो चाइल्ड को आप उस तरह पनिश नहीं कर सकते जैसे आप एडल्ट को करते हो, है ना, बिल्कुल, क्योंकि उसका अभी ब्रेन उतना तैयार नहीं हुआ है। तो सबसे पहले चाइल्ड को डिफाइन किया गया इसमें। और दूसरी बात है, ट्रांसजेंडर को भी डिफाइन किया गया है पहली बार। ट्रांसजेंडर पहले कभी था ही नहीं किसी भी एक्ट में। तो ट्रांसजेंडर जानते हो ना, LGBT कम्युनिटी, तो ट्रांसजेंडर को भी इस बार डेफिनेशन में रखा गया। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, अभी तक जितने भी थे तो रिकॉर्ड्स थे वो अब डिजिटल रिकॉर्ड्स भी तुम्हारा माना जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ विटनेस। तो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट अभी देखने वाले हैं, तो पहले क्या था, पेपर वर्क, है ना, बहुत सारा चीज़ था, अब डिजिटल भी है। जैसे वीडियो हो गया किसी का पिक्चर्स हो गया, या डिजिटली कुछ भी चीज़ हो गया, उसको भी डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। तो एक तो चिल्ड्रन का डेफिनेशन, चाइल्ड का डेफिनेशन, ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन। अब डेफिनेशन रखना क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना आए, कोई कन्फ्यूज़न ना आए। और दूसरी बात है कि देखो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स भी अब एविडेंस के रूप में माना जाएगा, पहले नहीं था। पहले वीडियो सब यदि जज के पास ले जाते तो बोलते थे वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आप दूसरा कुछ लेगा ये। तो अब कम से कम इसमें इसका हॉरिजन को बड़ा कर दिया गया ना, कि एविडेंस में क्या क्या हो सकता है, रिगार्डिंग में तो बड़ा करने का प्रयास है, और जो कि ज़रूरत है। जब दुनिया AI से चल रहा है तो भाई वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये अलग बात है कि AI है तो डर भी है वीडियो को लेके, क्योंकि AI से वीडियो अलग भी बन सकता है। डीप फेक जानते हो, तो उसके लिए एक्सपर्ट बैठेंगे चेक करने के लिए कि कौन सा डीप फेक है, कौन सा ओरिजिनल है। डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि डे इन एंड आउट जजेस को हेल्प करेंगे समझने के लिए। आगे देखो, हाँ इसमें देखो ये चीज़ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेडिशन जो है, राष्ट्रद्रोह वाला जो चीज़ है,
सेक्शन 124, याद है ना, ये ब्रिटिश लेके आया था। ब्रिटिश क्यों लेके आया था ये? ताकि ब्रिटिश हुकूमत को कोई चैलेंज ना कर सके। अब पहला जो फ्रीडम फाइटर थे जो सेडिशन एक्ट से बार में गए हैं, जेल में गए हैं, वो कौन थे? बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। तो ये जब से बना है तब से ये तुम्हारा कंट्रोवर्सी में है ये, क्योंकि सवाल ये है कि सरकार के विरोध में बोलना और देश के विरोध में बोलना दो अलग चीज़ है। उस समय ब्रिटिश का अगेंस्ट में हम बोलते थे तो ब्रिटिश पकड़ लेता था सेडिशन एक्ट में। भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी हम सेडिशन रखे, क्योंकि परिस्थिति ही वैसा था, क्योंकि भारत जस्ट अभी बना था तो वो एक्ट हमको चाहिए कंट्री को यूनाइट रखने के लिए। बट जब अब रिलेटिवली हम लोग पीसफुल हो गए तो अब रखने की क्या जरूरत था? क्योंकि किसी के ऊपर भी सेडिशन एक्ट लग जाएगा तो बड़ा मुश्किल है छूटना उसका, और राष्ट्रद्रोह मुकदमा लग गया। और कई बार ऐसा होता है कि आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं तो देश के विरोध में आपको लग जाता है। तो इस सरकार ने क्या किया? सेडिशन एक्ट को ख़त्म कर दिया, परंतु एक सिमिलर टाइप का एक्ट दूसरे तरीके से फिर ला दिया। तो जो क्रिटिक्स है, जो जानकार है, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपने सेडिशन एक्ट ख़त्म कर दिया, सेक्शन 124 ख़त्म कर दिया, मगर फिर तो आप फिर नया उसी चीज़ को दूसरे तरीके से आप फिर ले आए हो, विच इज़ नॉट पैलेटेबल। ये ठीक नहीं है। दूसरे देखो, समझ में आ रहा है ना सभी चीज़? अटेम्प्ट टू सुसाइड, कमिट सुसाइड इज डिलीटेड एज क्राइम। बताओ, पहले यदि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता था तो उसको क्राइम माना जाता था, मगर जानते हो कि आदमी जब सुसाइड करता है तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर रहा होता है सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है बहुत प्रेशर है तभी तो सुसाइड कर रहे हैं। अब कोई भी आदमी यदि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और वो बच गया तो क्राइम नहीं माना जाएगा। नहीं तो सोचो कि कोई सुसाइड कर रहा है, वो बच गया तो उसको टेंशन आएगा कि हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, गलत चीज़ है ना। तो सुसाइड को कभी क्राइम ही नहीं मानना चाहिए। तो सुसाइड को क्राइम के परिभाषा से अलग कर दिया गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ना? और कम्युनिटी सर्विस, मैंने कहा ना, यदि कोई पेटी क्राइम्स है जिसमें तुम्हारा 5,000 से कम चोरी हुआ हो तो उसके लिए सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कम्युनिटी सर्विस की ज़रूरत है। उस आदमी को कहा जाएगा थोड़ा कम्युनिटी के लिए सर्विस करो, सर्विस दो, और उस हिसाब से उसका जो भी उसने क्राइम किया है वो कंपनसेट हो जाएगा। और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे इसके लिए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार तो उनको ही है, मजिस्ट्रेट साहब। तो यह हुआ भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस किया है। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। और सीआरपीसी बताए थे विद्यार्थी लोग, सीआरपीसी का मतलब कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा आईपीसी को लागू करने के लिए, क्योंकि प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ के हिसाब से होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या बोला, कम्युनिटी सर्विस, सही बात है ना। इसमें कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा कन्विक्ट को, है ना, ऑर्डर करे ताकि वो क्या करे, कम्युनिटी के लिए कुछ बेनिफिट काम करे, जिसके लिए उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, नो रिम्यूनरेशन, कोई भी पैसा पे नहीं किया जाएगा उसके लिए। एंड मजिस्ट्रेट के पास वो पावर है कि वो क्या कर सकता है, रिपरेटिव अप्रोच से जो कन्विक्टेड है, जो माइनर क्राइम्स को, उसको सजा दे सकते हैं। सजा देने का मतलब जेल में डालना नहीं है, बस कम्युनिटी सर्विस करना है आपको। मजिस्ट्रेट विल डिसाइड। आगे देखो इसमें क्या है, देखो हाँ, एक विवादक चीज़ है इसमें, एक जो अभी भी सबसे ज़्यादा विवाद वाला चीज़ है यही है, सेक्शन 187। देखो आप बढ़िया समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ये देखते हैं विद्यार्थी लोग, देखो पुलिस कस्टडी होता है, जुडिशियल कस्टडी होता है। जुडिशियल कस्टडी मतलब तो बहुत खतरनाक चीज़ है, जुडिशरी के अंदर रहना, ठीक है। जुडिशरी के अंदर रहता है तो लोगों को लगता है चलो ठीक है जुडिशियल कस्टडी है, क्योंकि जुडिशरी टॉर्चर नहीं करता है, जुडिशरी तब रखता है जब उसको ज़रूरत लगे। पुलिस कस्टडी में तो डर रहता है कि टॉर्चर हो जाएगा, बात समझे ना। तो पहले यहाँ पे देखो 15 डेज़ का सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पहले भी कि 15 दिन तक आप पुलिस कस्टडी रख सकते हो 15 डेज़ तक के लिए। अब ये कब बोला था? सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जजमेंट दिया था कि 15 दिन के लिए ही होना चाहिए पुलिस कस्टडी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझे। हाँ, अभी तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में ये केस और पड़ा हुआ कि क्या 15 दिन से अधिक हो सकता है, तो लार्जर बेंच विल डिसाइड। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है केस, मगर 1992 में कुलकर्णी केस में ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस अपनी कस्टडी में रखना चाहता है तो 15 दिन तक ही रख सकता है, 15 दिन से अधिक नहीं रख सकता है,
ये नियम है सुप्रीम कोर्ट का ही। बात समझे? मैं इस सेक्शन में देखो, ये जो सेक्शन तुमको सेक्शन 187 दिख रहा है तुम्हारा ये भारतीय नागरिक सुरक्षा का, समझे ना? इसमें क्या लिखा गया है कि जो 15 दिन का चीज़ है वो बढ़ा बढ़ा के 40 दिन का भी हो सकता है, या फिर एक्सट्रीम केस में 60 दिन तक भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो जजमेंट है उसको काउंटर कर रहा है ये, विच इज़ रॉन्ग। तो लोग जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? पुलिस कस्टडी में यदि 15 दिन से बढ़ा के आप 40 दिन तक मैक्सिमम ले जा सकते हो, आप 60 दिन तक मैक्सिमम ले जा सकते हो, तो इसका मतलब पुलिस का बहुत टॉर्चर हो सकता है अंदर। और दूसरी बात है कि लेट से इसको इस तरह देखते हैं कि 15 दिन से बढ़ा के, आप देखो, आप कहोगे कि सर 40 दिन और 60 दिन का क्या है? डिपेंडिंग ऑन द क्राइम का क्या मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से 60 दिन तक भी जा सकता है, क्राइम का क्या मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से 40 दिन तक भी जा सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो जब हमें अधिकार है बेल मिलने का, और मान लो 15 दिन से बढ़ा के 60 दिन तक कर दिया या 15 दिन से बढ़ा के 40 दिन तक कर दिया, तो बेल मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब जुडिशरी कहेगा कि इसको बेल दो, तो पुलिस कहेगा कि नो, ये पुलिस कस्टडी में ये 60 दिन तक रहेगा। तो जो लोगों का जो फंडामेंटल राइट टू हैव लाइफ, आर्टिकल 21, तो उसका तो वायलेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। क्योंकि इस सेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, 15 दिन नहीं, 15 दिन को बढ़ा के 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बढ़ा के आप 40 दिन तक ले जा सकते हो। आप 15 दिन को बढ़ा के आप 60 दिन तक मैक्सिमम ले जा सकते हो। तो ये जो राइट टू लाइफ है लोगों का, जो कि बेल मिलने से मिल जाता है, अब नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो ना? इसमें क्या लिखा गया है विद्यार्थी लोग? 60 दिन कब, यानी कि 15 दिन 60 दिन में तब कन्वर्ट हो सकता है यदि कोई भी मुजरिम ऐसा मुजरिम है, वो ऐसा क्राइम किया जिससे 10 साल या 10 साल से अधिक कारावास हो सकता है। तो ऐसे मुजरिम को 60 दिन तक तुम्हारा पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। और यदि दूसरे टाइप का है, मान लो 40 दिन उसके लिए, बाकी क्राइम के लिए, यानी कि कोई भी आदमी गलत काम करता है और उसका जो जेल टर्म 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स हो, 10 या 10 से अधिक साल हो, तो उसको पुलिस कस्टडी में 60 दिन तक के लिए रखा जा सकता है। और बाकी यदि कोई क्राइम करता है और उतना 10 + 10 ईयर्स ना हो, तो उस केस में 40 दिन तक के लिए रखा जा सकता है। वही डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, किस तरह का क्राइम है। क्योंकि खतरनाक क्राइम करेगा 10 साल से प्लस हो जाएगा, और नॉर्मल क्राइम करे तो हो सकता है कि 3 साल और 7 साल के बीच में हो, या 3 साल से नीचे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उस केस में आप 40 डेज तक उसको खींच सकते हो। हाँ, जैसे कि मैंने 15 डेज का बात कर दिया है ना। सीबीआई केस में, सीबीआई वर्सेस कुलकर्णी केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी के लिए बोला था कि पुलिस कस्टडी कितना दिन के लिए होना चाहिए? 15 दिन के लिए होना चाहिए, 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसको वायलेट कर रहा है ये सेक्शन। आगे देखो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो इसमें तरीका, क्योंकि ये सीआरपीसी है विद्यार्थी लोग, तो सीआरपीसी का मतलब, सीआरपीसी को ही रिप्लेस कर रहे हैं ना हम लोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि सीआरपीसी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें तरीका है, इसमें क्या दिया गया है कि यदि मान लो कि कोई भी ऑफेंस किया, कोई भी कन्विक्टेड है, किसने ऑफेंस किया, यदि उसको सजा हो रहा है 3 साल से नीचे, 3 साल से कम हो रहा है, तो उस समय कौन डिसाइड करेगा? सीनियर पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा, जो सीनियर पुलिस होगा। ऐसा नहीं कि नीचे लेवल, कांस्टेबल लेवल का नहीं, सीनियर पुलिस विल डिसाइड। नंबर 1, 3 साल से कम का ऑफेंस हो, 3 साल से कम यदि सेंटेंस हो, तो सजा मिले, तो उस समय कौन करेगा? सीनियर ऑफिसर डिसाइड करेगा। हाँ, यदि 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में हो सजा, तो उस समय प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है कि सच में ही सजा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? 3 साल से कम हो तो सीनियर ऑफिसर विल डिसाइड। यदि 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में हो तो कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा, दैन डिसाइड कि इसको 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में कारावास देना है कि नहीं देना है। समझ गए ना? वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, इन एब्सेंसिया ट्रायल इंट्रोड्यूस। अब देखो क्या है, कई लोग होते हैं ना, क्राइम करके भाग जाते हैं, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य भाग गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भाग गए, तो अब ऐसा केस हो तो उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर किया जा सकता है। ऐसे भी हमारा बाहर होते, इंटरपोल तो है ना हमारा, वर्ल्ड का इंटरपोल, जहाँ सीबीआई रिप्रेजेंट करता है, हम जानते हैं इस बात को। तो कोई भी क्राइम करके एक जगह से दूसरी जगह भागता है तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, डिजिटल एफआईआर हो सकता है, समझे। और बेल को मिलना आसान करवा दिया गया है इस लॉ में, क्योंकि पहले बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता था।
अब बेल मिलना का जो तरीका है वो है, प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है एज पर द गवर्नमेंट। समझ गए? आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अब ये भी बच्चे लोग एक तरह से एविडेंस के रूप में काम करेगा। ऑडियो भी, वीडियो भी, इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीका भी एक प्रोसीजर के रूप में हेल्प करेगा। पहले नहीं था ये सभी चीज़, पहले क्योंकि हमारा जो आईपीसी या सीआरपीसी बना था वो बहुत पहले का था। वो तो बहुत पहले वीडियो सब कहाँ था, ऑडियो सब कहाँ था, ये व्यवस्था नहीं था। ये व्यवस्था तो अभी हाल फिलहाल डेवलप्ड हुआ है इंडिया में, स्पेशली विथ डिजिटलाइजेशन, हाँ, विथ एलपीजी। तो ऑडियो वीडियो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स होगा वो भी तुम्हारा क्या हो, एज ए एविडेंस के रूप में हो सकता है, उसको एडमिट किया जा सकता है जजेस सबके सामने में। समझे? वेरी वेरी, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हर राज्य में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम? देखते हो ना, कोई भी गवाही देने के लिए जाता है तो डर जाता है लोग सब, है ना। कोई गवाही देने के लिए नहीं आता। मान लो कि 20 सड़क पे किसी का मौत हो गया, मर्डर हो गया, तो सब देख रहा है, मगर फिर भी कोई विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं होता। अब कोई विटनेस भी बनता है तो जो मारने वाला आदमी है उसको भी फिर मार देता है या उसको भी टॉर्चर करता है, डर रहता नहीं ये चीज़। तो इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोले कि हम हर राज्य से ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्राइम वाला जो चीज़ है कंक्रेंट लिस्ट में आता है। जो पुलिस चीज़ है, पुलिस किसका है? उसका है, स्टेट का है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, कंक्रेंट लिस्ट में आएगा। पुलिस वाला चीज़ तो स्टेट का है। मैं ये जो सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ये लागू करने का अधिकार क्या है? स्टेट को भी है, सेंटर को भी है। तो स्टेट अपने हिसाब से भी लागू करेगा। बात समझा? हाँ, स्टेट यदि कोई भी लॉ लेके आता है स्टूडेंट, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ लेके आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल प्रिवेल। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। यदि सेम सब्जेक्ट हो, उस पर स्टेट भी बनाए और सेंटर भी कुछ लॉ बनाए, दोनों में कन्फ्लिक्ट करेगा तो कौन सा लॉ जीतेगा? सेंट्रल लॉ जीतेगा। ये जो डॉक्ट्रिन है तो क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कहते हैं। बात समझ में आया ना? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जजेस के लिए भी वहाँ पे दिया गया है कि 2 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं हो सकता है। 2 ही बार सुनवाई में आपको साफ कर देना है, आपको रिजल्ट दे देना, आपको ऑर्डर दे देना है। जानते हो ना इंडियन जुडिशरी में क्या होता है? तारीख पे तारीख, अभी तारीख दिया, तारीख करते करते 10 साल 20 साल 30 साल खींच जाएगा। तो जो निर्दोष आदमी है वो पड़ा रहेगा जेल में। तो 2 से अधिक एडजमेंट नहीं होना चाहिए। आया समझ में ये चीज़ तुम लोग को? तो ये देखो, ये सीआरपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस करके बना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ, समझ गए ना? तो देखो बिल्कुल जो पढ़े हो वही चीज़ है। अभी तक जान लिए ना कि क्या चीज़ हम एज ए एविडेंस के रूप में कर सकते, तो ऑडियो वीडियो सब कुछ हो सकता है ना। देखो वही बोला गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी रिकॉर्ड हो, ऑडियो वीडियो डिजिटल कोई भी रिकॉर्ड हो, तो इसका भी सेम सैंक्टिटी है जैसे पेपर रिकॉर्ड है। पहले पेपर रिकॉर्ड को ज़्यादा वैल्यू दिया आता था, अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी, ऑडियो वीडियो डिजिटल मीन्स सबको इक्वल मिलेगा लीगैलिटी। आया समझ में? नंबर 1। नंबर 2 देखो इसमें बोला गया है कि कैसे प्रॉपर कस्टडी हो, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे ट्रांसमिट किया, कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाए, और कैसे स्टूडेंट ओरली रिटन एडमिशंस एविडेंस, यानी कि एक स्किल्ड पर्सन का, जैसे मान लो कि कई बार होता है ना कि जजेस को समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़, क्योंकि बहुत हाईली टेक्निकल चीज़ होता है, तो उस समय स्किल्ड वाला आदमी को बुला के जजेस उससे हेल्प लेके भी जजमेंट दे सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, जैसे मान लो कि एक वीडियो गया, तो हो सकता है वीडियो डीप फेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ वीडियो हो, तो उस समय स्किल्ड पर्सन चाहिए ना जी। तो स्किल्ड पर्सन बगल में, जज के बगल में बैठे रहेंगे, वो चेक करेंगे एंड ही विल टेल द जजेस कि देखिए ऐसा सा है, ये गड़बड़ वीडियो है, ये गलत डॉक्टरेट वीडियो है। तो जज उस हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे। आ रहा है समझ में ना क्या बोल रहे हैं? तो स्किल पर्सन का भी वहाँ प्रावधान है कि स्किल पर्सन भी क्या करेंगे? जज को हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे जजमेंट देने में, ताकि वो ठीक से एविडेंस को रख पाए अच्छे से, क्योंकि जजमेंट गलत नहीं होना चाहिए और उसके लिए आपका एविडेंस सही होना चाहिए। हाँ, आगे देखो, तो ये तो हो गया आपका शुरुआत का, जो 1 जुलाई से आया एक्ट बना था, अब सॉरी जनवरी से जो स्टार्ट हुआ। अब जो 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुआ, उसमें क्या क्या चेंज लाया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि क्रिटिक्स लोग, जो एक्सपर्ट लोग थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इस लॉ को।
अब मैंने बताया कहाँ कहाँ लूप होल्स है, सही बात है ना। अब यहाँ पे देखो, तो देखो बहुत सारा चीज़ चेंज किया गया, बहुत सारा चीज़ चेंज होगा बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉस। तो क्या क्या होगा देखो, कोई भी इंडिविजुअल, तुम्हारे और मैं ऐसा आदमी, बिना पुलिस स्टेशन गए हुए हम लोग FIR कर सकते हैं डिजिटल तरीके से। ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखते हो, अब FIR करने के लिए जाते हो तो कई बार भगा देता है ना पुलिस स्टेशन से। कई बार क्या बोलता है कि ये आप जिस क्षेत्र से आते हो वो क्षेत्र वाला ये पुलिस स्टेशन नहीं है, अब दूसरे जगह जाओ। एक्चुअल में ये पहले भी प्रावधान नहीं था इस तरह का। 0 FIR हो सकता है। 0 FIR का मतलब कि कहीं पे भी आप FIR कर सकते हो, उसके बाद फिर वो आपका जो जिस क्षेत्र से आप आते हो उस क्षेत्र में वो ट्रांसफ़र कर देगा वो FIR। मगर गजब बात है कि पुलिस को खुद नहीं पता है कि 0 FIR भी होता है कि नहीं होता है। जब पुलिस को नहीं पता है 0 FIR और इतना बड़ा चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, इसलिए सवाल उठता है क्या आपका जुडिशरी, क्या आपका पुलिस सिस्टम तैयार है इस चीज़ को लागू करने के लिए? सवाल ये है। बट अब क्या है, 1 जुलाई 2024 से क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से भी FIR आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इसका मतलब हर एक पुलिस स्टेशन में वो नेटवर्क होना चाहिए, समझने के लिए यही ना इसका मतलब। नंबर 1, पर्सन कैन लॉज FIR आप पुलिस स्टेशन में भी कर सकते, इरेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये पहले भी प्रावधान था, मैं इस बार और बोल दिया गया कि कोई भी कहीं से भी हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप FIR कर सकते हो। इसी को बोलते हैं 0 FIR। पहले भी था ये चीज़, मैं पहले पुलिस को उतना जानकारी नहीं था, पुलिस लोग बोलता था कि जाओ अपने अपने जगह पे करो। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो आप, बिना पुलिस स्टेशन विजिट किए हुए कर सकते हो। अब कोई भी पुलिस स्टेशन में FIR कर सकते हो, जो कि पहले का ही प्रावधान है, बस याद दिलाया सरकार ने। दूसरी बात है कि अरेस्ट डिटेल्स हैव टू बी, देखो अब अरेस्ट क्यों किया गया, किस रीजन से किया गया, वो सभी पूरा पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पूरा डिस्प्लेड होना चाहिए डिजिटली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो पुलिस में भी। पुलिस स्टेशन पुलिस क्या करता है, किसी को भी पकड़ के अंदर डाल देता है, तो वहाँ देयर मस्ट बी अ डिजिटल सिस्टम जो बोले कि किस रीजन से आप उसको गिरफ्तार किए हो। समझ में आ गया ना। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें बोला गया कि मान लो कि कोई सीरियस क्राइम हुआ हो जिसमें अच्छा खासा कारावास हुआ है, 7 साल 10 साल 20 साल इस तरह का, तो उसमें ज़रूरी है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो। मैंडेटरी है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पे जाए जहाँ पे सीरियस क्राइम हुआ और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करे, और जो वो एविडेंस जो कलेक्ट करेगा उसके लिए वीडियोग्राफी भी बनना चाहिए, वीडियो भी बनना चाहिए, ताकि बाद में जज के पास वो वीडियो जा सके। नहीं तो पुलिस तो कुछ से कुछ कर सकता है फिर। बात समझे। तो वही बोला कि जो एविडेंस जो आप क्राइम सीन पे जा रहे हो वो मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड होना चाहिए, ताकि कोई टेम्परिंग ना हो सके एविडेंस के साथ, कोई खिलवाड़ ना हो सके एविडेंस के साथ। उसके लिए ज़रूरी है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो जाके अच्छे से वीडियोग्राफी करे उस क्राइम सीन का। ठीक है। हाँ, यदि बच्चे को, वही बोले ना कि इस बार चाइल्ड का भी डेफिनेशन रखा गया उसमें, भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर का भी डेफिनेशन रखा गया। देखो बच्चा या महिला ये सब वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं और इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है अनडाउटली। यदि कोई भी क्राइम हो बच्चे से रिलेटेड और यदि कोई भी क्राइम हो महिला से रिलेटेड, तो ज़रूरी है कि जब से इसका कंप्लेंट फाइल किया गया है उस दिन से लेके 2 मंथ के अंदर इसको क्या करना है, इसका केसेस को सॉल्व कर देना है टू द जजेस। जजेस को क्या करना है, सॉल्व कर देना। नहीं तो बच्चा यदि पड़ा रहेगा जेल में, यदि महिला पड़ी रहेगी जेल में, तो अच्छा तो नहीं है कंट्री के लिए। तो इसलिए जिस दिन से कंप्लेंट हुआ है फ्रॉम दैट डे टू 2 मंथ्स, समझे ना, उसके अंदर आपको सॉर्ट आउट कर देना है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि आई एम सॉरी, यदि कोई भी बच्चा के अगेंस्ट हुआ हो, आई एम सॉरी मैंने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। यदि कोई भी क्राइम बच्चे के अगेंस्ट हुआ हो, यदि कोई भी क्राइम महिला के अगेंस्ट हुआ हो, अब बच्चा और महिला क्या है, वल्नरेबल है। अब देखो, अब तुम खुद देखो टीवी में कभी भी यदि रेप हो जाता है, यदि कोई भी महिला के अगेंस्ट कोई भी गलत चीज़ होता है, बच्चे के अगेंस्ट होता है, एक सुर आता है ना समाज से कि क्या जुडिशरी फिर 10 साल लगाएगा, 20 साल लगाएगा, सरकार भी क्या कर रही है। अभी देखो हाथरस का जो कांड हो रहा है, कितना अभी भी गर्मा रहा है ना मुद्दा, कई बच्चे भी मरे उसमें, कई महिला भी मरी है, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप है, बच्चा और महिला वल्नरेबल ग्रुप है। तो कोई बच्चा के अगेंस्ट क्राइम हुआ हो, कुछ महिला के अगेंस्ट क्राइम हुआ, तो वो जो क्राइम है आपको बहुत जल्दी सॉल्व करके देना है 2 मंथ के अंदर ही। कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए स्टूडेंट। और देखो जो विक्टिम्स है उसको भी मिलते, जिसके साथ गलत चीज़ हुआ है उसको भी मिलते रहना चाहिए अपडेट की क्या केसेस में क्या प्रोग्रेस है, समझे ना। विदिन 90 डेज, 90 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम विक्टिम हैं, दोषी चला गया, फिर वहाँ पे चाय पी रहा है, निकल गया आराम से, ये नहीं होना चाहिए।
तो विक्टिम्स हैव द राइट टू रिसीव रेगुलर अपडेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ देयर केसेस विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर उसको पता होना चाहिए, क्योंकि शुरू में तो लगता है हो सकता है पुलिस कस्टडी हो जाए 60 दिन तक, यू नेवर नो, है ना। तो 90 दिन के अंदर कम से कम पता होना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट किसी ने क्राइम किया है तो उसको क्या क्या सज़ा मिल रहा है, ताकि आई विल बी वेरी हैप्पी ना कि मेरे अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो पुलिस ये सज़ा ले रहा है, सज़ा दे रहा है उसको। इसलिए ये सब लागू होगा अभी स्टूडेंट लोग। अब देखो समन्स कैन भी, देखो समन्स बुलावा होता है ना पुलिस स्टेशन सब में, है ना, जुडिशरी में, तो वो आप SMS के थ्रू भी हो सकता है। तो देखो डिजिटल कर दिया गया ना। हाँ, समन्स देखो इलेक्ट्रॉनिकली भी बुलाया जा सकता है, SMS करके भी बुलाया जा सकता है पुलिस स्टेशन या जुडिशरी के द्वारा, नंबर 1। हाँ, अब इसमें देखो यदि मान लो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन सर्टन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, मान लो कि महिला है, तो अब पुरुष के सामने में महिला को आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए फीमेल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। नहीं तो होता है ना कि देखो मान लो कि मेल मजिस्ट्रेट हो और महिला वहाँ पे आई, तो मान लो कि कोई पिटी बहुत गंदा, यदि कुछ क्राइम हो तो उसको बोलने में दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, तो जरूरी है कि वहाँ पे फीमेल मजिस्ट्रेट हो ताकि वो बोल सके। और यदि फीमेल मजिस्ट्रेट ना हो तो कुछ अरेंजमेंट जरूर हो वहाँ पे, समझ गए ना। अब बोथ द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम, दोनों जिसके ऊपर आरोप लगा है और जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, तो दोनों को अधिकार है कि FIR का कॉपी मिले। FIR जानते हो, FIR का मतलब क्या होता है, पहला स्टेज हो गया। FIR से डरते नहीं स्टूडेंट, चार्जशीट खतरनाक चीज़ होता है, चार्जशीट में सिद्ध हो जाता है कि ये बदमाशी किया है, कुछ क्राइम किया है। तो चाहे विक्टिम हो चाहे एक्यूज हो, जिसके ऊपर आरोप लगा, दोनों को क्या मिलना चाहिए, FIR का कॉपी मिलना चाहिए। और यदि प्रूव हो गया तो चार्जशीट भी मिलना चाहिए, स्टेटमेंट, कन्फेशन और भी डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए 14 दिन के अंदर ही, यानी कि काम थोड़ा तेज़ी से हो। और जो एक्यूज्ड है यानी कि जिसके ऊपर केस लगा है उसको ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसको भी अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का, वो अपना लॉयर लेकर आएगा, अदरवाइज वो सड़ जाएगा जेल में, तो उसका फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गया। फिर कई बार होता है ना कि गलत तरीके से भी फंसा दिया जाता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो चाहे एक्यूज हो चाहे विक्टिम हो, दोनों को ही ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए 14 दिन के अंदर। बात समझ में आ गया ना। और देखो बोला गया ना कि कोर्ट 2 ही तक एडजॉर्नमेंट ले सकता है, 2 से अधिक एडजॉर्नमेंट नहीं है तारीख का। और बिल्कुल सभी स्टेट गवर्नमेंट से ये उम्मीद किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के साथ हुआ है, ताकि विटनेस जो जाएगा बोलने के लिए उसका प्रोटेक्शन हो सके, समझे। जेंडर देखो, अब ट्रांसजेंडर हाँ डिफाइन किया गया है ना उसको भी, बिल्कुल। देखो कम्युनिटी सर्विस फॉर माइनर क्राइम्स, थेफ्ट, माइनर वही पेटी क्राइम्स के लिए किया गया, हम जानते हैं इस चीज़ को। देखो जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज़ टू बी विद इन, हाँ कोई क्रिमिनल केसेस है, मान लो क्रिमिनल, अब देखो सिविल केसेस ईजी है, क्रिमिनल केसेस है तो जजेस को टाइम लगता है, तो 45 डेज़ के अंदर इसको ट्रायल कर देना है। 45 डेज़ यानी कि 1.5 महीने के अंदर इसको भी खत्म कर देना है, क्रिमिनल केसेस सबको। क्रिमिनल केसेस मतलब वही मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब जो क्राइम है सब क्रिमिनल केसेस हैं। और देखो जैसे कि मैंने कहा है कि सेडिशन, आप सेक्शन 124 क्लाउज A को तो ख़त्म कर दिए, मगर उसके जगह पे फिर आप दूसरा ले आए हो, और दूसरा का नाम क्या है, सिसेशन और एक्ट अगेंस्ट द कंट्री सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हाँ, मगर इसमें एक चीज़ बढ़िया बात है कि इसमें क्या है, कंट्री का सॉवरेनिटी का बात है, कंट्री का यूनिटी का बात है, कंट्री का इंटीग्रिटी का बात है। और वो जो सेक्शन था उस सेक्शन में क्लैरिटी नहीं था उतना, क्योंकि ब्रिटिश जो लाया था सेक्शन 124A वो अपने आप को बचाने के लिए लाया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश अपने आप को कंट्री ही बोल रहा था, और सरकार भी, सक्सेसिव सरकार भी फ़ायदा उठाई इस चीज़ का। मगर हम जानते हैं उसके बावजूद भी ये क्लॉज को निगेटिवली यूज़ किया जा सकता है, कंट्री सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को लेकर, क्या सेम ही चीज़ है, तो थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देगा, बात खत्म हो जाएगा। तो जो एक्सपर्ट है वो अभी भी चिंता जता रहे हैं इस चीज़ पे कि आप सेडिशन ख़त्म कर दिया, बहुत खुशी की बात है, मगर सिमिलर चीज़ तो आप ले आए, लेकिन नहीं आना चाहिए था आपको, समझे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार तो कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वो तैयार है, बट सच में क्या तैयार है? जहाँ पे 0 FIR समझ नहीं है पुलिस को, समझ रहे हो ना, क्या वो पुलिस के पास सिस्टम है? क्या पुलिस के पास कंप्यूटर सिस्टम, क्या ऑफिशियल इतना एक्सपर्ट है? साइबर क्राइम जिस हिसाब से होता है, तो जब साइबर क्राइम हो रहा है तो एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन उतना एबल नहीं है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। हाँ, फॉरेंसिक देखो ना, अब तुम खुद देख लो, यदि मान लो कि तुम्हारा बैंक में कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ,
कॉल करके ATM से पैसा ले लिया गया। जाओ तुम पुलिस स्टेशन, क्या वो तुम्हारा केस सॉल्व कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उतना इक्विप ही नहीं हुआ है, उतना ट्रेनिंग ही नहीं हुआ अभी के पुलिस ऑफिशियल्स को, समझ रहे हो ना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, मगर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दलील दे रही है, देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रेनिंग जो है वो सब कर दिया गया है, ट्रेनिंग वगैरह जो प्रॉपर जो चाहिए मैनेजमेंट सब कुछ हो गया है स्टेट्स के लिए, स्टेट्स आसानी से कर लेगा, इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक FIR सब, ये जो एब्सेंशिया ट्रायल, ये सब कर लेगा आराम से। दूसरी बात ये कि देखो अब तो CCTNS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये तुम्हारा NCRB के अंदर आता है, NCRB होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जानते हो। तो CCTNS क्या होता है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। पूरा भारत में ये कनेक्टिविटी, एक पुलिस स्टेशन की कनेक्टिविटी दूसरे स्टेट से भी होता है, तो ये CCTNS से होता है। जैसे मान लो कि एक आदमी कोई क्राइम करके भाग के कोई यूपी गया, बिहार से कोई यूपी गया, और वहाँ किसी पुलिस स्टेशन में पकड़ाया, तो वो जब CCTNS को चेक करेगा तो पता चल जाएगा कि बिहार का किसी डिस्ट्रिक्ट में इसने क्राइम किया था। ये बहुत बड़ा, भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क है। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नेटवर्क क्या वेल इक्विप्ड है? क्या सच में सरकार जो दावा कर रही है क्या उतना है ये? समझे? तो FIR आराम से CCTNS से किया जा सकता है, जो कि आपका NCRB के अंदर आता है, NCRB आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। बात समझे? देखो आराम से आप FIR कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक FIR कर सकते हो, CCTNS सिस्टम में ही कर सकते हो, समझे ना। हम हाँ, बिना पुलिस स्टेशन गए हुए या पुलिस स्टेशन जाके जीरो फाइल भी कर सकते हो, बात समझ गए ना। तो सहूलियत है, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कि सभी जो राज्य है वो रेडी है इस चीज़ को लागू करवाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। तो आगे देखो, हाँ अब देखो इसमें क्या बोला गया कि देखो इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट कि चेंजेस CCTNS में चेंज कर दिया गया जो चेंज जरूरत है। अब जो ही नहीं कि खाली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही उसमें है, जो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, FIR करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो एज पर द गवर्नमेंट। तो ठीक है, केसेस होगा तो समझ में आ जाएगा हमें सभी लोग को, समझ गए ना। और जैसे कि BNSS में कहा गया है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। यदि कि 7 साल कोई भी किसी को जेल टर्म हुआ किसी क्राइम के लिए 7 साल या 7 साल से अधिक, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जाके काम करना जरूरी है, उस सीरियस क्राइम जो प्लेस है वहाँ पे जाके देखना, और वीडियोग्राफी करना जरूरी है, वो बता चुके हैं तुम लोग को। एंड द रिकॉर्डिंग विल हैव टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विदाउट डिले। तुरंत जाके तुम जजेस को दिखा दो, वो एंड जजेस विल डिसाइड। यदि जजेस को कोई चाहिए एक्सपर्ट, तो फिर एक्सपर्ट आके भी वो चीज़ को देख लेगा। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा पिक्चर नज़र आया। अब देखते थोड़ा अप्रीहेंशन भी, क्या चीज़ को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि फियर है कि क्या पुलिस सिस्टम, क्या जुडिशियल सिस्टम क्या रेडी है इस चीज़ को लेके। नंबर 1 सवाल ये है ना, क्या हमारा जो अपर लेवल का है जैसे DGP DIG जो ऊपर एक्लोन है और जो नीचे दरोगा वाला, क्या ये दोनों रेडी है? क्या इतना डिजिटली इक्विप्ड है? क्या इतना ट्रेनिंग हुआ है दोनों का? सवाल ये है, समझे ना। हाँ, अपने कैसे डेटा को कैसे स्टोर करोगे ये भी सवाल है, कहीं मैनिपुलेट हो गया तो वो भी दिक्कत है। और दूसरी बात है सेक्शन 187 बताए हैं तुमको, 15 दिन का चीज़ आप 40 दिन तक ले जा रहे हो, 15 दिन का चीज़ आप 60 दिन तक ले जा रहे हो पुलिस कस्टडी में, इसे तो बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सवाल ये वही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी आप ले जा रहे हो विच इज़ नॉट गुड, समझे। तो इसलिए इट विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो डेंजर है, पुलिस टॉर्चर होने का डर है। अब तो वो सेव हो गया, पहले 15 दिन तक ही टॉर्चर कर सकते थे, अब तो तुम 60 दिन तक टॉर्चर कर सकते हो, उसको बेल भी नहीं मिल सकता है। तो ये चीज़ को लेके एक्सपर्ट के द्वारा अप्रीहेंशन जताया जा रहा है। कंप्लीटेड, समझ में आ गया नहीं चीज। चलो आगे देखो स्टूडेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन CAR-T सेल थेरेपी एंड CRISPR-Cas9 फॉर सिकल सेल डिजीजेस, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो मामला क्या है, देखो यहाँ पे अब देखो प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, तो ये समझना होगा तुमको गहराई से। जब हम लोग कैंसर सेल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बायोलॉजिकल तरीके से, बायोटेक्नोलॉजिक तरीके से, तो चांसेस है कि सेकेंडरी कैंसर होने का। जैसे क्या होता है कि जैसे देखो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा हमारे शरीर में कोविड के टाइम में, मगर जानते हो इसका नेगेटिव आउटकम्स भी दिखा है,
बहुत कम पेशेंट्स में दिखा है ना कि इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट। तो ऐसा होता है कि जब आप कोई नए चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी में इन ऑर्डर टू किल द कैंसर, तो वो ठीक तो हो जाएगा कैंसर, मगर उससे दूसरा कैंसर होने का चांसेस, क्योंकि आप आफ्टर ऑल बायोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, बायोलॉजिकल थिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी में। तो यही चीज़ तुम्हारा स्टडी में पाया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में पता किया कि 33 केसेस, यानी कि 30,000 जब ट्रीटमेंट हुआ CAR T सेल थेरेपी का, तो उसमें 33 केसेस है जहाँ पाया गया कि सेकेंडरी कैंसर डेवलप्ड हुआ है। बात समझे, सेकेंडरी कैंसर डेवलप्ड हुआ है। होप सो समझ में आ गया होगा। FDA मतलब वही यूनाइटेड स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में क्या बोल रहे हैं कि मार्च 2024 में पता चला कि 33 केसेस ऐसा है कि जहाँ पेशेंट्स को न्यू सेल कैंसर सेल थेरेपी दिया गया, तुम्हारा न्यू इम्यून सेल कैंसर्स, यानी कि नए चीज़ आ गए। बताओ, लिम्फोनास अलिकोमियास, ठीक है, ये बीमारी है सेकेंडरी कैंसर से, ये डेवलप्ड हुआ है। कैसे डेवलप्ड हुआ है? जब CAR T सेल थेरेपी उसको दिया गया है। अब CAR T सेल थेरेपी का मतलब क्या होता है? बढ़िया समझो बात को अच्छे से, पूरी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का ये रिलेशन है। देखो बच्चे लोग, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर में बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। जैसे वाइट ब्लड सेल WBC का 5 पार्ट्स होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो लिम्फोसाइट्स है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो लिम्फोसाइट्स का भी 2 हिस्सा होता है, B सेल और T सेल, समझे ना, B सेल और T सेल। और T सेल का भी 2 हिस्सा होता है ना, एक हेल्पर T सेल होता है और एक किलर T सेल होता है। एक हेल्पर T सेल होता है और दूसरा क्या होता है, किलर T सेल। हेल्पर T सेल का काम क्या है कि B सेल को बोल के एंटीबॉडीज़ बनवा देना। यदि बाहर से पैथोजन अटैक हो रहा है तो B सेल एंटीबॉडीज़ बनाता है, बट B सेल ऐसे एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है, जब हेल्पर T सेल सिग्नल देता है तब बनाता है। और जो किलर T सेल जो है, किलर T सेल क्या है कि बाहर से मान लो कोई कैंसरस सेल आ रहा है तो उसको डायरेक्ट अटैक कर सकता है, उसको B सेल से पूछने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट जाकर अटैक कर देगा। तो हो क्या रहा है, जिसको कैंसर होता है, जैसे HIV देखते हो ना, जिसको HIV होता है तो CD8 जो सेल है, यानी कि जो किलर T सेल है, वो घटते चला जाता है। जब कैंसर होता है तो आपका जो CD8 है, CD8 का मतलब एक किलर T सेल, वो आपका घटते चला जाएगा, किलर T सेल काम करना बंद हो जाता है। तो ये CAR T सेल थेरेपी क्या है, एग्जाम्पल है जहाँ पे इम्यून सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, इसलिए इसको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। बात समझे, इसको क्या कहा जाता है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम को ठीक किया जाए। कैसे? बॉडी से T सेल लिया जा रहा है, लेबोरेटरी में फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जा रहा है, और फिर उसके बाद बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि तुम्हारा T सेल रिकॉग्नाइज कर सके, जबकि अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि कैंसर हो गया इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। वो सेल लेके बाहर गए, उसमें मॉडिफिकेशन किए लेबोरेटरी में, फिर से बॉडी में डाला गया। नाउ दिस टाइम योर बॉडी T सेल विल रिकॉग्नाइज द कैंसरस सेल, और कैंसर सेल जितना आएगा उसको अटैक कर देगा, तुम्हारा बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ऐसे केस में क्या पाया गया कि कितना केसेस में, 30,000 केसेस में 33 केसेस, 30,000 पेशेंट्स में जब CAR T सेल थेरेपी दिया गया तो 33 केस ऐसा आया जहाँ पे सेकेंडरी कैंसर हो गया। सेकेंडरी कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आप बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि जब आपका T सेल डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको वेक्टर में भेजना पड़ता है, इसको वेकल कहते हैं, गाड़ी एक वेकल में डालना पड़ता है, और वेकल थोड़ा खुद तुम्हारा वायरस रहता है, तो वायरस में उसको चढ़ाओगे T सेल को, और फिर बॉडी में डालोगे। तो यदि मान लो कि वायरस बॉडी में आ गया और बॉडी में रिएक्ट कर गया, तो फिर तुम्हारा जीन म्यूटेशन हो जाएगा। जीन म्यूटेशन होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर से। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है कि सेकेंडरी कैंसर सेल सब डेवलप्ड हो रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का केसेस है। अभी देखो फिर, तो देखो यहाँ पे वही बोला कि ऑल CAR सेल थेरेपीज कैरी अ बॉक्स्ड वार्निंग अबाउट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी, यानी कि जितने भी ट्रीटमेंट हो रहा है CAR T सेल, चांस है कि आपका सेकेंडरी कैंसर हो सकता है इससे। क्यों? रीजन वही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। वेक्टर क्या चीज़? वायरस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, रेट्रोवायरस को यूज़ कर रहे हो। रेट्रोवायरस जो कि RNA बेस्ड होता है। अब क्या कर रहे हो, T सेल को आप इसके ऊपर डाल रहे हो, तब बॉडी में जा रहा है। अरे खुद ये वायरस यदि न्यूट्रल नहीं रहा, बॉडी के साथ रिएक्ट कर गया तो खुद जीन म्यूटेट कर देगा। यही तो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए रिस्क रहता है। कभी भी कोई भी जेनेटिक चीज़, जेनेटिक इंजीनियर्ड वाला जो चीज़ यदि बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए तो ऑलवेज चांस है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे देखो ना, कोविशील्ड कोवैक्सीन में हुआ था। बात समझ में आ गया ना? हाँ, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी भी वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस बात को लेके। अब देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि बच्चे लोग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, CAR T थेरेपी देखो जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे CAR T सेल थेरेपी बहुत ही उम्दा रिजल्ट दे रहा है। जैसे इससे पहले 5 तरीका है कैंसर को ख़त्म करने का, मैं ये जो तरीका है अपने आप में खास है। जैसे इम्यूनोथेरेपी केमोथेरेपी, जहाँ से केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, रेडिएशंस वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसा बहुत सारा इलाज है। 5 तरीका है कैंसर को ख़त्म करने का, ये 6th पिलर है कैंसर को ख़त्म करने का। CAR T सेल थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम ठीक किया जा रहा है टी सेल को मॉडिफाई करके लेबोरेटरी में। आया समझ में? तो वही लिखा गया देखो यहाँ पे, CAR T सेल थेरेपी वॉज इनिशियली यूज फॉर पेशेंट्स विद नो अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। यानी कि जहाँ पे सब ऑप्शन खत्म हो जाएगा वहाँ पे इस तरह का इम्यूनोथेरेपी वाला मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है। बट जानते हो दिक्कत ये हो गया कि अभी पाया गया ना उसमें कि सेकेंडरी कैंसर भी डेवलप्ड हो रहा है, तो थोड़ा टेंशन तो बढ़ेगा ही। समझ गए? तो साइंटिस्ट ने कहा है देखो कि ये बेस्ट है, ये सॉलिड ट्यूमर्स या ब्रेन कैंसर हो या ऑटो इम्यून कैंसर्स हो या एजिंग हो, HIV एड्स हो, तो उसके लिए भी CAR T सेल थेरेपी विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू क्योर। पोटेंशियल बहुत तगड़ा है इसका CAR T सेल थेरेपी का, समझे ना, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मैं दिक्कत क्या है इसमें कि कुछ केसेस ऐसा आ रहा है जहाँ पे साइड इफेक्ट दिख रहा है, मगर इसका पोटेंशियल बहुत तगड़ा है। समझ गए ना? इस पे बहुत खतरनाक रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है इसके ऊपर। तो समझो CAR T सेल थेरेपी का मतलब क्या होता है। तो CAR T सेल थेरेपी का मतलब सेल थेरेपी, सेल को ठीक किया जा रहा है। हाँ, इसका मतलब हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको ठीक किया जा रहा है, स्पेशली टी सेल को। हम जानते हैं ना टी सेल का 2 हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं हेल्पर टी सेल जो कि CD4 भी कहा जाता है, राइट डाउन एवरीथिंग, CD4 होता है। दूसरा क्या है? CD8 है। CD8 का मतलब क्या होता है? किलर टी सेल। किलर टी सेल का काम है कैंसर सेल को खत्म करना। और CD4 सेल यानी कि जो हेल्पर टी सेल वो क्या करेगा? बी सेल को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडीज बनवाने के लिए। क्यों एंटीबॉडीज बन रहा है? क्योंकि बाहर से पैथोजेंस आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो इम्यूनोथेरेपी यानी कि CAR T सेल थेरेपी जो है पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी, जहाँ पे टी सेल को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि टी सेल रिकॉग्नाइज कर सके कि बाहर से कैंसर सेल है। क्योंकि HIV हो चाहे कोई भी इस तरह का बीमारी हो जहाँ पे किलर टी सेल जो है आपका CD8 है वो घट जाता है, और ना घटे फिर से काम करे, इसलिए बाहर से लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझे? तो देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, बायो इंजीनियरिंग किया जाता है, फिर बहुत प्रिसाइज बनाया जाता है उसको। समझे? ये इम्यूनोथेरेपी का हिस्सा है। और देखो अब देखो ये अपने आप में 5th पिलर, गलती से हम 6th पिलर बोल दिया, 5th पिलर के रूप में ये आ रहा है। इससे पहले क्या क्या इलाज है? सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी। अभी तक हमारे पास 4 ऑप्शन है कैंसर को ठीक करने का। ये 5th ऑप्शन के रूप में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा बेटर ये है। इसमें देखो प्रॉब्लम सेकेंडरी कैंसर सेल डेवलप्ड हो रहा है, प्रॉब्लम ये है इसका। समझे? अब देखो इसमें क्या किया जाता है, जब लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर किए तो उसी को बोलते हैं चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। समझे? क्या बोलते हैं उसको? चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। जब लेबोरेटरी में जो तैयार हुआ, आपका टेक्निकल नेम है जी, क्योंकि ऐसे तैयार नहीं होता जितना आसानी से हम बोल रहे हैं। हाईली टेक्निकल इश्यूज है ये, एक से एक बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, है ना। ये पूरा बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का ये मिश्रण है। तो जो बना आपका, वही बोला, जो बना प्रोसीजर, स्पेशल स्ट्रक्चर जो बना उसको ही बोलते हैं चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हाँ, अब ये क्या करेगा? प्रोटीन से बाइंड होगा और आपका जो भी कैंसर सेल बाहर से आ रहा है उसको अटैक कर देगा। जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो बॉडी में इसीलिए तो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस चीज़ को, CRS को, ताकि अब कोई कैंसर सेल आए तो वह अटैक कर सके। समझे ना? देखो वही बोला है कि CAR T सेल थेरेपी CAR T सेल क्या करेगा? बॉडी में पूरा सर्कुलेट करेगा। वो पहले से प्रोग्रामिंग किया गया है लेबोरेटरी में, ठीक है। और कैंसर सेल जैसे आएगा उसको रिकॉग्नाइज करके वो ख़त्म कर देगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ CAR T सेल थेरेपी। आया समझ में? मैं इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो आप ये जो एंटीजन बनाए हो, जो चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बनाया, ये खुद तुम्हारा वेक्टर में जाएगा। वो जैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो गाड़ी में ट्रैवल करते हो, ये तो बोलते हो कि हम यहाँ से यहाँ आ गए। कैसे आए? गाड़ी में आए। तो वो चीज़ तो आपके बॉडी आएगा, आपके बॉडी में आएगा, वो भी तो एक गाड़ी में आएगा। तो गाड़ी क्या रहेगा? स्वयं तुम्हारा वायरस रहेगा। तो वायरस यदि नेगेटिवली रिएक्ट कर जाए बॉडी के साथ, तो इसी वजह से सेकेंडरी सेल सब हो रहा है, सेकेंडरी सेल का कैंसर सब हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट। देखो आगे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। हाउएवर चैलेंजेस है ना। साइड इफेक्ट क्या होगा? साइड इफेक्ट को लेकर चैलेंज है कि नहीं है? लॉन्ग टर्म क्या होगा? बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी और रिसर्च होगा। जैसे FDA ने बता दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन इस पर और रिसर्च करना चाह रहा है।
देखो यहाँ पे क्या है, विद द इंसर्शन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल रिस्क ऑफ इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट। वही बोल रहा है, जब आप नया कोई जेनेटिक चीज़ आप बॉडी में इंट्रोड्यूस कर, नया चीज़ नहीं कर रहे हो आप, तो ऑलवेज चांस है कि आपका जो जीन प्रेजेंट है वो म्यूटेड हो सकता है। म्यूटेड का मतलब स्ट्रक्चर बदल सकता है, एक नया बीमारी लेके आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जीन म्यूटेशन का। देखो स्टूडेंट, कोविड-19 आया, तुम्हारे शरीर में आया, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस तुम्हारे शरीर में आता है तो अपने हिसाब से वो फिर वो करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो पता चला कि आया उधर से कुछ और वेरिएंट, और अंदर आकर लंबा समय रहा, नया वेरिएंट हो गया, और फिर तुम्हारे बॉडी से फिर दूसरे बॉडी में जाए, क्योंकि जानते हो कोविड-19 क्या था, इन्फेक्शियस था। तो पता चला कि आया कुछ और रूप में, गया कुछ और रूप में। तो इस तरह जीन म्यूटेशन हो रहे होते हैं, क्योंकि ये यदि लंबा समय तक रहा तो जीन को म्यूटेट कर देगा, जीन को चेंज कर देगा तुम्हारे बायोलॉजी को अंदर। तो देखो, तो कार टी सेल थेरेपी में चूंकि हम वायरस को यूज़ करते हैं न्यू जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालने में, तो आप कर रहे हैं कि नहीं, वायरस को यूज़ कर रहे हो ना टी सेल अंदर डालने के लिए, तो वही बोला वायरस, वही रेट्रो वायरस होता है, इसको यूज़ किया जाता है देखो चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के लिए। तो और देखो रेट्रो वायरस बनाया तो जाता है सेफ के लिए, मगर मान लो कि कोई रिस्क हो गया, कोई तरह का वो हो गया, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारा चीज़ है जो हर समय पड़ा हुआ है अटैक करने के लिए। तो ये वायरस जब आपके बॉडी में जा रहा है, अब मान लो कि काम गड़बड़ हो गया, ये सेफ नहीं रहा, तो हो सकता है पोटेंशियल है इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस होने का। इसी वजह से सेकेंडरी कैंसर सब हो रहा है स्टूडेंट, समझे, क्योंकि नए जेनेटिक जब आपके बॉडी में ऐड हो रहे हैं तो चांसेस है कि म्यूटेशन हो सकता है आपका जीन में। तो आगे देखो, ये फर्स्ट कंप्लीट कर दिए हैं, फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड, जहाँ पे हम लोग समझे कि कार टी सेल थेरेपी कितना पोटेंशियल है उसका और क्या उसका लिमिटेशन है। अब हम लोग ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी में कि सिकल सेल डिजीजेस। जानते हो सिकल सेल डिजीजेस जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा है, बताए थे ना स्टूडेंट। आरबीसी, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। हेमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है ना, हमारा आज ब्लड जो रेड कलर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, सही बात है। अब देखो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाता है, सही बात। तो हेमोग्लोबिन का भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा यूनिट्स होते हैं, 2 बीटा यूनिट्स होते हैं। ये जो बीमारी है सिकल सेल वाला जो बीमारी है वो बीटा से रिलेटेड है। ऐसे मान लो कि एक बीटा में कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी ट्रेट है, वो डिजीज नहीं है, मत दोनों ही बीटा में गड़बड़ी तब बीमारी बन सकता है। यानी कि एक आदमी जो आपको हेल्दी दिखता हो सकता है उसका एक बीटा खराब हो, मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी ही दिखेगा, बट उसके लेट से उसके वाइफ में भी एक बीटा खराब है, एक बीटा यूनिट खराब हो और उसका फ्यूजन हुआ और 25% चांस है कि सिकल सेल वाला बीमारी बच्चे को हो सकता है, क्योंकि 25% चांस है। यदि ट्रेट और ट्रेट दोनों ही गया तो डिजीज बन सकता है। तो इसलिए तो भारत सरकार ने कहा कि 7 करोड़ स्क्रीनिंग होगा, किसका, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन का, क्योंकि ट्राइबल में जो शादी होता है वो इंडोगामी होता है शादी। बात समझे, यदि मान लो किसी के पास ट्रेट है, किसी के पास ट्रेट है, अब जब स्क्रीनिंग होगा तो पता चलेगा कि इसका ट्रेड है, इसका ट्रेड है, कम से कम 25% चांस है, इसलिए शादी मत करो, शादी दूसरे जगह पे करो जहाँ पे ट्रेड किसी का दूसरे, मान लो एक का ट्रेड है एक का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं जाएगा आगे, डिजीज नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो तो इंडियन रिसर्च देखो, ये अपने आप में खास बात है। देखो IIT मुंबई को श्रेय जाता है इसके लिए। IIT मुंबई इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ने करके दिखाया है। IIT मुंबई का एक स्टार्टअप है जिसने, IIT मुंबई ने उसको दिमाग दिया, समझ दिया, ठीक है, स्टार्टअप IIT मुंबई से ही ओपन पा हुआ है, वो दिमाग वही दिया है, तो उसने ये सब चीज़ करके दिखाया है। CRISPR-Cas9 देखो, यानी कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas9 वही मॉलिक्यूलर सीजर, बाबू क्या है तुम्हारा, एक तरह सीजर है ये, Cas9 सीजर है, समझे, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें सीजर का यूज़ किया था, मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ किया था। जिस जिन में भी प्रॉब्लम है उस जिन को काट के हटा दिया जाएगा और उसी मॉलिक्यूलर सीजर से Cas9 से फिर से दूसरे जिन को भी ऐड किया जा सकता है। आई हैव कवर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आ रहा है समझ में ये चीज़ क्या बोल रहे हैं। तो इंडियन रिसर्चर्स देखो जेन थेरेपी को डेवलप, क्लोज है, हम लोग बहुत क्लोज है, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। सिकल सेल डिजीज के लिए जीन थेरेपी का कैसे यूज़ किया जाए देखो। तो देखो दिस टेस्ट आर करेंटली बिंग रन बाय, देखो अभी CSRI IGIB भी कर रहा है इस चीज़ को। अब देखो दिसंबर 2023 में सेम चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स कर चुका है। अभी आया था ना US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वही FDA जो देखे थे ना तुम लोग, जो उसमें भी था, अभी जस्ट आप लोग देखे थे इससे पहले, बिल्कुल कार टी सेल थेरेपी यही किया था।
ये चीज़ इस पे कर चुका है यूनाइटेड स्टेट, दिसंबर 2023 में ही कर चुका है। इंडिया अभी कर रहा है, मैं इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पे, बात समझो। देखो यहाँ पे तो इंडिया का मिशन क्या है कि 2047 तक कम से कम हमें है ना सिकल सेल डिजीज फ्री होना है कंट्री को। और अभी कहा गया कि 7 करोड़ स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग किया जाए कि सिकल सेल प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं लोग को होता है। तो समझो बच्चे, अच्छा सिकल सेल में जानते हो ना क्या, नॉर्मली हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर होता है, डोनट टाइप का होता है, गोल गोल होता है। मतलब जब कोई भी सिकल सेल बीमारी हो जाए तो आपका जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो सिकल बन जाता है, क्रेसेंट से बन जाता है, समझे ना, क्रेसेंट जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो ना, हसुआ बोलते हैं जिसको, उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यदि वैसा स्ट्रक्चर बन जाए तो बहुत ही पेन होगा जब ब्लड फ्लो होगा तो, और बहुत जल्दी सेल मर भी जाता है वो, इस तरह का यदि क्रेसेंट साइज हो तो, और बहुत ही पेनफुल चीज़ है। इसके लिए बहुत सारा इलाज है, जैसे देखो हाइड्रोक्सी यूरिया एक दवाई दिया आता है, नंबर 1 ये है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दूसरा उपाय है कि ब्लड को डोनेट करना, ब्लड को चेंज करना। तीसरा तरीका क्या है, बोन मैरो का वो करना, एक्सचेंज करना, बोन मैरो, हेल्दी बोन मैरो किसने डोनेट किया है तो वो लगाना। और चौथा क्या है, ये CRSPR-Cas9। तो बोन मैरो का भी अभी तक पूरा अच्छे से वो नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ फर्स्ट, क्योंकि बोन मैरो कौन देगा, सबसे बड़ा बात ये है। सबसे एफिशिएंट जो तरीका है ब्लोन मैरो को लगाना, बोन मैरो डोनेट करना। और दूसरा क्या है तुम्हारा ये वाला CRSPR-Cas9। CRSPR-Cas9 तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीन एडिटिंग है ये। आखिर कौन से जीन के वजह से तुम्हारा फॉल्टी बीटा हुआ, उस जीन को हटा दो मॉलिक्यूलर सीजर से, Cas9 से, और फिर जो अच्छा वाला है उसको डाल दो, हो गया ठीक। मगर हाँ, जब जीन थेरेपी कर रहे हो तो कुछ जानते हो साइड इफेक्ट होने का चांस है, क्योंकि एक बार हो गया तो फिर बाद में फिर गलत हो गया तो बहुत आगे प्रॉब्लम दे सकता है ये। देखो तो CRSPR-Cas9 क्या है, जैसे मैंने कहा है कि ये इंजाइम है, वही प्रोटीन है जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में काम करता है। इसका काम क्या है कि प्रिसाइज तरीके से ये DNA को कट कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकता है, जो भी फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल है उसको कट कर सकता है, और वहाँ पे फिर नया चीज़ ऐड भी किया जा सकता है जो आप लगाना चाहते हो। वही तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, समझ गए स्टूडेंट। दूसरा देखो, और बहुत वर्सटाइल है, सबसे बेस्ट है ये उपाय, बहुत बेस्ट उपाय है ये। आगे देखो नेक्स्ट वन देखो, वाई डज द रेड ब्लड सेल टर्न। देखो बोला क्यों, आखिर रेड ब्लड सेल सिकल सेल बनता कैसे है, तो हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन जिसका काम है ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना अलग अलग जगह पे, उसमें 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा होते हैं। अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, बीटा से प्रॉब्लम है। यदि बीटा यूनिट्स में कोई दिक्कत हो जाए, यदि म्यूटेशन हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक बीटा यूनिट में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेट है, अभी सिकल सेल ट्रेट है, मतलब दोनों ही बीटा आपका प्रभावित हो गया तो सिकल सेल डिजीज हो सकता है, समझे ना, वही चीज़ बताया गया। देखो अब नॉर्मली क्या होता है कि राउंड रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है वो, बट जब आपका सिकल सेल डिजीज होता है तो सिकल टाइप का बन जाता है स्ट्रक्चर, जिसके वजह से ब्लड फ्लो होना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है स्टूडेंट। सिकल सेल बहुत जल्दी मरते हैं एज़ कम्पेयर टू आरबीसी, नॉर्मल आरबी देखो सबका खत्म होता है, WBC भी तो अपना एक पीरियड में ख़त्म हो जाता है फिर बनता है, तो नॉर्मल जो आरबीसी होगा उसको टाइम लगता है डाई होने में, बट जो सिकल सेल वाला जो होता है आरबीसी वो जल्दी मर जाता है, तो बॉडी में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देगा। देखो है ना, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा यदि सिकल सेल बीमारी से कोई ग्रसित है तो इसमें वही बोला गया है। देखो द ऑब्स्ट्रक्शन एंड शॉर्टेज मे कॉज क्रोनिक एनीमिया, एनीमिया होने के चांस, एनीमिया जानते हो जो कि आरबीसी की कमी की वजह से होता है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये, पेन, फैटिक, थकना, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है सिकल सेल की वजह से। तो आगे देखो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जानते हो सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल ट्रेट में क्या अंतर है, यू नो डैट। एक यदि ट्रेट हो, अल्फा बीटा एक ट्रेट हो तो उसको बोलेंगे, एक बीटा में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या बोलेंगे उसको, सिकल सेल ट्रेट कहेंगे, और दोनों बीटा प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, सिकल सेल डिजीज कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो 25% चांस रहता है यदि मदर और फादर दोनों ही सिकल सेल ट्रेट है तो चांस है 25% चांस है कि बच्चा को हो सकता है, समझे ना, 25 25 25 25, तो 25 कैटेगरी होगा इसमें। 25 क्यों बोल रहा हूँ, 25 हो सकता है कि नॉर्मल होने का चांस, क्योंकि एक अल्फा एक बीटा तो ठीक ही था, एक बीटा ठीक है, हो सकता है वो दोनों फ्यूज़ हो जाए तो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि मदर से आए फादर से ना आए तो 25%, हो सकता है कि मदर से आए फादर से नहीं आए तो 25%, हो सकता है फादर मदर दोनों से आ जाए तो बच्चा तो ग्रसित हो गया, इसलिए 25% आया समझ में, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट। आगे देखो
तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट, मैं ट्रीटमेंट का भी आंसर दे चुका हूँ तुम लोग को। तो अभी जो बेस्ट डेवलपमेंटल जो स्टेज में है वो जीन थेरेपी है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसी को बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, बोन मैरो जानते हो ना, बोन मैरो का मतलब जहाँ से हर एक चीज़ तुम्हारा ब्लड से बनता है, बोन मैरो, जो कि स्पॉन्जी पार्ट है हमारा उसका, बोन का सबसे स्पॉन्जी पार्ट होता है। और बोन मैरो डोनेट करना इतना आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ है ये। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ही डेवलपमेंटल स्टेज में, जीन थेरेपी और स्टेम सेल। हाँ, जीन थेरेपी में जानते हो, जैसे कि मैंने कहा है कि जो भी चीज़ है, जो भी फॉल्टी जीन है उसको मॉलिक्यूलर सीजर Cas9 से ठीक कर देना, सही बात है ना। और तुम्हारा जो बोन मैरो वाला जो चीज़ है वो कुछ नहीं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जहाँ बोन मैरो को डोनेट किया जाता है। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी प्रोसेस है ना, ब्लड को बार बार आप फिल्टर करते रहो। मैं जानते हो कि बहुत ही इफेक्टिव उतना नहीं है। और लास्ट क्या है ऑप्शन, हाइड्रोक्सी यूरिया, जो कि दवाई के रूप में आप ले सकते हो। तो अच्छी बात है कि हमारा जो IIT मुंबई है या हमारा जो संस्था है ICMR जो भी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ को लेके, चाहिए हमारे देश में। देखो ना कि इसमें बहुत सारे के पीछे देखोगे 15 लाख सिकल केस अफेक्टेड पेशेंट्स इन द कंट्री, 15 लाख केसेस भारत में। तो और ट्राइबल पॉपुलेशन देखो 7 करोड़ को चेक करने का बात है, स्क्रीनिंग टेस्ट करने का बात है। तो यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ही बीमारी है ये सब चीज़, और आने वाले समय में और बढ़ सकता है। अच्छा बात है कि भारत खुद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है इसके ऊपर, और बहुत जल्दी हो गया लगभग, कह सकते हो। अब हम लोग उसी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंप्लीटेड। लास्ट वन देखो स्टूडेंट, सिंगल सेल हाईटेक्स एग्जाम मस्ट बी रिप्लेस बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टरली असेसमेंट, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे देखते हैं मामला क्या है। नीट का एग्ज़ाम, UGC नेट एग्ज़ाम, इस तरह का जब कंट्रोवर्सी हुआ है, सही टाइम पे इसको टेस्ट नहीं करवाया, यदि सही टाइम पे भी टेस्ट हुआ तो जो धांधलीबाजी हुआ है, इसके वजह से सरकार ने क्या किया कि जो NTA है उसका डायरेक्टर को सरकार ने रिमूव कर दिया, क्योंकि प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर। अपोजिशन भी बहुत प्रेशर बना कर रखा है, और ज़रूरी है बनाना। और पहले ही मैं बोल चुका हूँ, NTA एक्चुअल में यदि स्टैट्यूटरी बॉडी होता तो इतना कुछ होता ही नहीं, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होने की वजह से प्रॉब्लम है उसमें। बात समझे ना। इन्वेस्टिगेशन CBI अपना काम कर रहा है, बहुत सारे कल्पिट को जानते हो बिहार से पकड़ा गया, बहुत सारे कल्पिट को दूसरे राज्य से भी पकड़ा गया है, प्रोसेस चल ही रहा है ना। तो देखो फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है कि आखिर कौन दोषी है, सरकार कहाँ पे चूक हुआ, NTA कहाँ पे चूक किया, ज़रूरी है लोगों को बताना। मगर हमें समझना होगा क्या जिस तरीके से टेस्ट लिया जाता है नेट एग्ज़ाम का, नेट एग्ज़ाम क्या ये सही है? क्या सच में ही ये बच्चे लोग का दिमाग का जो विकास है क्या वो सच में रिफ्लेक्ट होता है इस टेस्ट में? सवाल ये है, समझे, सवाल ये है। तो कैसे किया जाए? और दूसरी बात है कि इस तरह का मास स्केलिंग टेस्ट है, यहाँ पे यदि गलत चीज़ हो रहा है तो कैसे हम करें ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई ट्रेजेडी ना हो और इतना बच्चा प्रभावित ना हो। बहुत बच्चा लोग का गया ना जीवन, कितना बच्चा लोग कोटा में पढ़ रहा होगा, कितना माँ बाप पैसा खर्च करके भेज रहा होगा, सबका ज़िंदगी बर्बाद। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कोई भी एग्ज़ाम लीक होता तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे। जो तो बताओ जो अपने पीक पे होगा पढ़ने में, एग्ज़ाम दिया होगा, पेपर लीक हो गया, बताओ वो अब नेक्स्ट टाइम सोचेगा पढ़ने में, क्योंकि रिदम ख़राब हो जाता है इस तरह विद्यार्थी लोग का। आगे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे सवाल ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस, क्या जो नीट का तरीका है, IIT का तरीका है, क्या तरीका सही है? देखो, तो इसमें यही बोला कि जो सिलेक्शन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे मेडिकल हो गया है ना, जैसे BTech हो गया, अभी सिंगल हाइट स्टेक एग्ज़ाम्स लिया आता, वही जो तो आपका नीट सब एग्ज़ाम है। इससे क्या है कि विद्यार्थी लोग ना खाली रटते रहता है, विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेगा, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का दबदबा कोटा में जानते हो या राज्य में अलग जगह पे JEE चल रहा है, ये वो कोचिंग इंडस्ट्री कितना प्रॉस्पर हुआ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। तो सवाल ये है कि क्या ये सही है? जैसे एग्जांपल देखो, स्कूल सिस्टम आपका क्लास 11 और 12, इसको तो तार किया जाता है, इसको ध्यान ही नहीं दिया जाता। कई बच्चा लोग खाली एडमिशन करवा लिया 11-12 का, पढ़ रहा है दूसरे जगह से। व्हाट इज़ दिस? जो 11-12 आप तैयारी कर रहे हो साइंस बैकग्राउंड से, ताकि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप 11-12 में तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसको अंडरमाइन कर रहे हो, है ना। आप तो दौड़ते हुए खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो। तो ये रॉट बेस्ड लर्निंग प्रोसेस है, ये सही नहीं है, ये गलत चीज़ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो कहाँ रहा? नहीं हो रहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, समझे।
10th और 12th एग्जाम देखो, समेटिव असेसमेंट, जहाँ पे विद्यार्थी लोगों को कहा जाता है देखो 10th और 12th में वही ना, 10 में रटा पास हुआ खुश, परसेंटेज आया, 12 में रटा पास हुआ परसेंटेज आया खुश। ये गलत है, इसमें आप लर्न वो सिखा रहे हो, यानी कि आप रटना सिखा रहे हो। इनफैक्ट 2020 में भी ये बात था कि इस चीज़ को रिप्लेस किया जाए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, इसमें भी कहा गया था कि इस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बस सवाल ये है कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुका, मगर लागू तो अभी तक नहीं हुआ, तो कैसे किया जाए। तो ऑथर के द्वारा देखो कुछ सजेशन, तो क्या सजेशन है देखो यहाँ पे, क्वार्टरली एकेडमिक असेसमेंट होना चाहिए, यानी कि 100% हुआ तो 40% वेटेज दो। 2 साल, जैसे 11 और 12 ना, 11 और 12 2 साल हुआ ना, 2 साल, अब 1 साल में क्वार्टरली करो, 4 महीना कर दो, तो 4 हो गया है ना जी, सॉरी 3 मंथ्स करो, 3 मंथ्स 3 महीना, 1 साल में कितना 4 क्वार्टर हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर फिर 4 क्वार्टर, 8 क्वार्टर हो गया ना। तो देखो इसमें बोला कि 40% आप 40% आप वेटेज दो 8 क्वार्टरली एकेडमिक असेसमेंट में, यानी कि बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, बच्चा का स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। वहाँ पे आप क्विज बैंक लो, क्वेश्चन सब पूछो वहाँ से, समझे, देखो कि स्कूल में किस तरह, स्कूल प्रीमाइसेस में किस तरह बच्चा का परफॉर्मेंस है। नंबर 1 समझ में आ रहा नहीं है, तो ये क्वार्टरली बेस्ड बोला गया कि 8 क्वार्टर में आप एग्ज़ाम लो, अलग अलग ऑनलाइन सब एग्ज़ाम लो। हाँ, इसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि AI यूज़ करोगे तो बहुत मुश्किल है उसको वो करना, तोड़ना। AI का हेल्प लो, समझे। क्वेश्चंस बैंक को देखो, कैन बी बिल्ट अप टू एनी क्वेश्चन, ऐसा बनाओ ताकि बच्चा लोग रॉटन लर्निंग ना करे, बच्चा लोग थॉट करे, सोच सके। पढ़ाई कुछ और, उसका एप्लीकेशन, जैसे UPSC में बहुत एप्लीकेशन पूछा जाता है, तभी तो बच्चा लोग पास नहीं कर पाता है, क्योंकि उतना इंडियन स्टूडेंट उतना डेवलप ही नहीं हुआ माइंड से। UPSC में देखना स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी क्वेश्चन नहीं होता है। UPSC में एक क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट लगता है, 30 कॉन्सेप्ट लगता है, अलग अलग जगह से पूछ लेगा, वो पूरा एप्लीकेशन बेस पूछ रहा है UPSC, वहाँ हर जगह तो ऐसा नहीं है। तो सवाल यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग तक ले जाइए विद्यार्थी को और समझने का प्रयास करिए कैसे उसके पास जो नॉलेज हो, कैसे उस नॉलेज से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, न्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर, इस तरह का माइंड सेट डेवलप करिए विद्यार्थी को, ना बल्कि कि रटवा दीजिए, कोचिंग में जवा दिया और वही एग्जाम दे रहा हो, उसी में डॉक्टर इंजीनियर बनाते, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। बात समझे ना। तो क्वार्टरली एकेडमिक असेसमेंट होना चाहिए और उसका वेटेज 40% होना चाहिए एज पर द एक्सपर्ट। दूसरा देखो, सोशल एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी के अंदर। अब बताओ, विद्यार्थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया, वहीं पे बोला हम हीरो है, हाँ, उसको सोसाइटी का कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कुछ एप्टीट्यूड नहीं, हाउ टू टॉक कुछ नहीं आता है, मैं वो टॉपर बना हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल पढ़ाई का मतलब क्या था, हमेशा बोलते नहीं, आपने पढ़ाई का मतलब क्या था, पढ़ाई का मतलब था आप सोसाइटी से ब्यूटीफुली तरीके से इंटीग्रेट हो सको, उसको भी वेटेज 40% वेटेज उसको दो, सोशल और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड को दो, है ना। 2 बार आप 6 वीक लॉन्ग इंटेंसिव करो, समझे। आप NCC में डालो बच्चे लोग को, NSS में डालो, इस तरह के प्रोग्राम में डालो, देखो किस तरह सोशल अपलिफ्टमेंट पे वो काम कर रहा है, पर्यावरण पे काम करवाओ उसको। ये मुझे लगता है एकदम जापान ऐसे तो कर रहा है, इसलिए जापान में देखते हो लोगों का जो पोटेंशियल है कितना, यहाँ तो खाली रट रहा है, मैथ रट रहा है बैठ के बच्चा लोग, क्या दिमाग डेवलप्ड होगा 90% ला के भी। तो ये होना चाहिए एज पर द एक्सपर्ट, और मैं मानता हूँ 100% करेक्ट है। सब बच्चा लोगों को लगता है किताब पढ़ो अच्छी बात है, मगर किताब का एप्लीकेशन भी तो निभाना जरूरी है डे टू डे लाइफ में। आ रहा है समझ में ना। तो इट इज़ ऑल्सो प्रपोज टू हैव मैंडेटरी पार्टिसिपेशन इन NCC। अब जो बच्चा NCC करेगा, देखते हो उसका दिमाग कितना तेज रहेगा, सुबह उठेगा, परेड करेगा, कितना डिसिप्लिन लाइफ रहेगा उसका, या इस तरह का कोई भी और भी प्रोग्राम हो सकता है, उसमें शामिल होना चाहिए और उस हिसाब से 40% देना चाहिए। अब 20% दो केवल फाइनल एग्जाम नीट और JEE के लिए। अब देखो पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो, नीट का भी दो, वो भी ज़रूरी है माइंड चेक करने के लिए, मगर 20% बस वेटेज दो उसका। ट्वाइस करवाओ, 1 साल में 2 बार करवाओ, ताकि विद्यार्थी जो एक बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा स्कोर करे, एक चांस मिलना चाहिए। समझ गया ना स्टूडेंट, ये होना चाहिए स्ट्रैटेजी। तो टेक्नोलॉजी शुड, देखो टेक्नोलॉजी हर स्टेप में टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी इतना विकास हो ही गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा चीज़ आ ही गया, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, ताकि जो भी लूप फॉल्स, जो भी गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। तो AI बेस्ड प्रोकेटरिंग मीन्स ट्रेनिंग द एल्गोरिदम टू रेजिस्ट इवन द माइनस्ट ऑफ द डिस्क्रिपेंसी एंड सस्पेशन। यानी कहीं पे भी थोड़ा भी गड़बड़ होने का चांस है, कहीं पे भी थोड़ा एरर होने का चांस है, तो वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को लगाओ। टेक्नोलॉजी को लगाओगे तो कोई भी तरह गड़बड़ नहीं होगा, यदि गड़बड़ भी होगा तो पहले पता चल जाएगा आपको।
तो इस तरीके से होना चाहिए। सवाल ये है कि नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम जो होता है क्या उचित है कि नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, धांधली हुआ तो बड़ा सवाल है कि धांधली नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन प्रोसेस सही है कि नहीं है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। कंप्लीटेड।